अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और जनाब कैसी जा रही है आपकी तैयारी। अच्छा यार, काफ़ी लोग इस तरह का कमेंट कर रहे थे स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई आप जो है ना वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारी पॉलिटिक्स को लेके, हमारे स्टेट को लेके। तो देखो यार, बात बड़ी सीधी सी है। मैं आपको ना यहाँ पे सच बताने आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे कहानियाँ सुनाने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन आप ब्यूरोक्रेट बन के मैदान में आए ना CSS करके, तो पता लगे कि बंदा मैदान में आया जो जनाब पाकिस्तान के अंदर चेंज वाकई में लाना चाहता है, जो कि बाकी ब्यूरोक्रेट्स की तरह नहीं है जो कि जनाब मुँह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ नजर आनी चाहिए। यही हमारी असल तालीम है और यही हमारा इल्म को बोलते हैं। इसको बोलते हैं इल्म को इंप्लीमेंट करना, और यही हमारा असल मकसद है CSS का। ये मकसद नहीं है कि हम तमाम चीज़ें जान लें और खामोश होकर बस बैठ जाएं और तमाशा देखते रहें। ये मकसद नहीं है। आज जिस तरह मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन का तमाशा देख रहे हैं, ये है उनके लिए जनाब, ठीक है। जिस तरह वो तमाशा देख रहे हैं, ये हम इस तरह के नहीं बनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के ना बने। मैं इस तरह का नहीं हूं, तो आप भी इस तरह के ना बने। आप भी अपने अंदर चेंज लाएं और जनाब जो चीज़ हक की है, जो चीज़ सच की बात है, उसको बोलें और उस पर डटे रहें। फिर बहरहाल जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज के जो क्वेश्चन है वो 2022 का पाकिस्तान अफेयर्स का। और वो क्वेश्चन जनाब ये है कि व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ शिमला एग्रीमेंट 1972 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। How was it helpful for the establishment of durable peace in the region? अब देखें क्वेश्चन को सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, हमने ब्रेक डाउन किया तो हमें पता लगा इसमें दो स्टेटमेंट उसने पूछी हैं। एक उसने पूछी है क्या, और दूसरी उसने पूछी है हाउ, कैसे। ठीक है, तो उसने पूछा जनाब क्या, व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस जो थी ना वो डिसाइड की गई 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट में, जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो क्या थी, ठीक है, मेजर प्रोविजंस क्या थी। दूसरी उसने चीज़ पूछी है वो ये है कि हाउ वाज इट हेल्पफुल, किस तरह से, यानी कि जो मेजर प्रोविजंस थी वो उसने किस तरह से हेल्पफुल हुई फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यूरेबल पीस इन द रीजन, जिसने रीजन के अंदर जो है ना वो पीस को कायम किया इन प्रोविजंस ने। वो आपने ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह हम करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने हमेशा एक बात याद रखनी है पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर कि ये पेपर पाकिस्तान अफेयर्स का है, ये करंट अफेयर का पेपर नहीं है। आपको कई क्वेश्चंस देख के लग रहा होगा कि यार ये तो करंट अफेयर के पेपर्स है। आपको कई क्वेश्चन ये देख के लग रहा होगा इवन पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि यार ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं, ये तो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है। जैसा 2023 के अंदर पेपर 2 आया, वो कंप्लीटली इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर, आप इसे कह लो कि पाकिस्तान अफेयर का पेपर लग रहा था। तो भाई बात ये है कि जो भी क्वेश्चन होगा, जिस पेपर का होगा, आपने उस पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अब ये पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का, तो आपने पाकिस्तान अफेयर्स का जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन के अंदर, चारों के चारों क्वेश्चंस के अंदर बात आपने बड़ी बड़ी तवज्जो से सुननी है। ये पेपर मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से 2022 का रिजल्ट उठा के देख लें जनाब, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल हैं। इवन के जो बच्चे पास भी हुए हैं ना, उनके अंदर भी देखोगे पाकिस्तान अफेयर्स में वो फेल हैं, वो टोटल मिला के पास हो गए थे, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में, वो ये है कि हम इसमें बैकग्राउंड नहीं लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो आपने लाजमी हर क्वेश्चन का बैकग्राउंड लिखना है। जो अब उसने पूछा ना शिमला एग्रीमेंट के बारे में, तो आपने डायरेक्टली मेजर प्रोविजन से स्टार्ट नहीं हो जाना कि जनाब इसके ये मेजर प्रोविजन थी और इसने ये है ना वो इंपैक्ट डाला और रीजन में स्टेबिलिटी लाई। नहीं, आपने बताना है सबसे पहले कि शिमला एग्रीमेंट का बैकग्राउंड क्या था। जब आपने बैकग्राउंड बता दिया, उसके बाद आपने अगली जो है ना वो बात स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हर क्वेश्चन के अंदर याद रखनी है। विदाउट बैकग्राउंड जो क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड की बात करता हूं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नहीं भाई, इंस्टेबिलिटी थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप यूज करें, पॉलिटिकल टर्मोइल यूज कर लें, पॉलिटिकल केओस यूज कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यूज किया जनाब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। 1971 वॉर हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये राइटिंग बहुत यार, ये असल में रफ मैंने बनाया हुआ है, तो इसको आप राइटिंग को इग्नोर कर देना। और तीसरी मैंने जनाब रीजन बताई कि सरेंडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जिसमें 93,000 जो थी पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था। अब मैं आपको थोड़ी सी तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। देखें, डेफिनेटली आपने जो बैकग्राउंड लिखना है वो तो बड़ा शॉर्ट होगा, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो जाके नहीं लिखना, लेकिन आपको पता लाजमी होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, यू आर आउट ऑफ द गेम, ओके। तो आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो क्या थी। तो जनाब 1962 के इलेक्शंस वर क्वेश्चन मार्क इन द हिस्ट्री, कि वो जो इलेक्शंस हुए थे, इन दैट इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। ये सबसे बड़े इलेक्शंस थे जिसमें अयूब खान ने जनाब वो मतलब ये डिक्टेटर्स के जो माइंड होता है ना, अल्लाह माफी दे, ये एक मैकियावेली जो लिखता है ना प्रिंस के अंदर, वो वाला एक डिक्टेटरशिप वाला, टोटलिटेरिज्म वाला, फाशिस्ट वाला माइंड होता है इन लोगों का। तो वो मतलब मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ऊपर इस तरह के मुकदमे चलाए गए, अल्लाह माफी दे।
तो बहरहाल बाद में ये कह रहा हूँ कि 1962 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1965 की जो वॉर होती है, उस वॉर के आप देखेंगे वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स कितने ज्यादा आते हैं कि अयूब खान की जो गवर्नमेंट है उसको 1969 के अंदर टॉपल कर दिया जाता है, ठीक है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होती हैं, उसको टॉपल डाउन कर देती हैं। उसके बाद आता है जनाब 1970 का पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन विच ओवरवेलमिंग नंबर्स ऑफ पीपल वर वोटेड फॉर अवामी लीग इन ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद वहां पे अवामी लीग को नोट वहां पे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर जब वो मेजोरिटी के साथ जीत गई थी उनको गवर्नमेंट गवर्न नहीं करने दी गई। इसका नतीजा ये निकलता है कि जनाब 1971 के अंदर जो है ना वो बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ मुजीबुर रहमान वो पाकिस्तान आर्मी जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी थी उसके खिलाफ अपराइजिंग कर देती है और विद द असिस्टेंस ऑफ विद द बैक ऑफ इंडिया, ठीक है। और जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि फिर एक वॉर स्टार्ट हो जाती है और आर्मी जो है वहाँ पे मतलब बुरे तरीके से ढाका के अंदर जो है वो अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करती है। मैं कोशिश नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा उसे नाकाम कोशिश करती है। और फिर हम देखते हैं कि एक वॉर स्टार्ट होती है 1971 के अंदर जिसमें इंडिया की फुल सपोर्ट होती है बंगालियों को। उसके नतीजे में जो बांग्लादेश है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के दुनिया के नक्शे पर सामने आता है विद असिस्टेंस ऑफ इंडिया। और नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान वो वॉर हार जाता है जिसके नतीजे में 93,000 सोल्जर्स जो होते हैं वो प्रिजनर्स ऑफ वार बन के इंडिया के कब्जे में चले जाते हैं। ये भुट्टो का एक बहुत बड़ा इकदाम था। मतलब मैं वैसे ऑनेस्टली आपको बताऊं अगर आप तारीख को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि 1971 यानी कि जो हम बोलते हैं डिबैकल ऑफ पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान, उसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो रीज़न है ना यार वो भुट्टो इटसेल्फ था, ठीक है। वो भुट्टो था। और एक जो मैं दूसरी रीज़न बोलूँगा वो थी जनरल जाहिया की, ठीक है। जनरल चाहिए चाहते तो मौके पर जो है ना वो इलेक्शंस तो उन्होंने करवा दिए थे। वो चाहते तो गवर्नमेंट बुला के जो पार्लियामेंट का इजलास बुला के गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अवामी लीग को दे सकते थे जो कि मेजोरिटी के साथ जीती थी अगर ये फैसला हक पर होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो आगे जनाब भुट्टो के प्रेशर में, और भुट्टो कहता था कि जनाब हमारे जो लोग हैं ना हमारे खानदान के लोग जल्दी मर जाते हैं और मुझे पावर ना मिली तो मैं भी अनकरीब जो है ना वो मर जाऊंगा। तो उसने बड़े बड़े नारे लगाए, इधर तुम इधर हम, आप जितनी मर्जी तारीफ कर लें, मैं उसकी तारीफ करता हूं, ठीक है, काबिल तारीफ है, कुछ इकदाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको ये नहीं बोलना चाहिए। आपने हमेशा रैशनल लेकर सोचना, तभी आप एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे। और वो रैशनैलिटी आपके अंदर से कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और वो रैशनैलिटी ये है कि आपने प्रोस एंड कॉन्स किसी पर्सनैलिटी के लाजमी देखना है। अगर आप इमरान खान को पसंद करते हैं, अगर आप भुट्टो को पसंद करते हैं, अगर आप नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, आपने उसके प्रोस भी देखने हैं, आपने उसके कॉन्स भी देखने हैं। आपने आंखें बंद करके आंखों में पट्टी बांध के उसको फॉलो नहीं करना। और याद रखें कि दुनिया में कोई भी इंसान जो है ना वो फरिश्ता नहीं है, हर इंसान के अंदर खामियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं भुट्टो की। भुट्टो वाज द रीजन, जनरल याहिया वाज द रीजन जिसकी वजह से जनाब ईस्ट पाकिस्तान जो है ना वो हमारे से अलग हुआ, बांग्लादेश बन के दुनिया के नक्शे पर सामने आया। और दो कि बांग्लादेश आज बहुत हमारे से अच्छा है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, और इस तरह के इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है कि यहाँ से इतना वहाँ पे ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा जितना आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और इतनी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे जितनी आज पाकिस्तान के अंदर है। अनस्टेबिलिटी नहीं भाई, इंस्टेबिलिटी, सॉरी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम बात करें शिमला एग्रीमेंट की। शिमला के बारे में आपको बताता हूँ, शिमला एक जगह है इंडिया के अंदर, इंडियन एक स्टेट है, हिमाचल प्रदेश। आपने लाजमी उसके बारे में नाम सुना होगा। हिमाचल प्रदेश का इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है शिमला। वहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था। और आपको एक और याद होगा, शिमला कॉन्फ्रेंस से बोलते हैं, जो कि 1906 में हुई थी, जिसमें जो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग का क्याम बेसिकली वो शिमला कॉन्फ्रेंस की वजह से आया था, ठीक है। तो बहरहाल हम शिमला एग्रीमेंट पर वापस आते हैं जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है। अब हुआ क्या था इसमें, मेजर प्रोविजंस क्या क्या थी, अब हम उनको देख लेते हैं। तो जनाब मेजर प्रोविजन में सबसे पहले हम बात करते हैं। आपको एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बता दूं कि जो वॉर हुई थी ये बंगाल में सिर्फ नहीं लड़ी गई थी, ये ऑल आउट वॉर थी जो कि नेवी ने भी लड़ी थी, जो कि एयरफोर्स ने भी लड़ी थी, जो कि हमारी कश्मीर वाली साइड पर भी लड़ी गई थी, ठीक है। तो बहरहाल 1972 में जो है ना वो ये चीज़ डिसाइड की गई कि हमने जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है हमने उसको लाजमी तौर पर ओबे करना है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ डिसाइड की वो ये तक सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस थ्रू बायलैटरल टॉक। अब की बार हम नहीं लड़ेंगे, हम अपनी जो तमाम जो चीज़ें हैं ना वो बैठ के बायलैटरल टॉक के थ्रू जो है ना हम उसको रिजॉल्व करेंगे। आपको मैं तरीके की एक और बात यहाँ पे बताता हूँ कि 1965 की जब वॉर हुई थी ना उसके पीछे भी जो बहुत एक माइंडसेट था ना वो था भुट्टो का। भुट्टो ये कहता था जब 1962 में इंडिया ने जब चाइना के साथ वॉर लड़ी और इंडिया हार गया,
तो भुट्टो ने जनाब ये तब जो है ना वो कहा था उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि ये बहुत, जनरल अयूब को बेसिकली, कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम जो है ना वो कर देते हैं यहाँ पे इंडिया पे हमला। इंडिया ऑलरेडी चाइना के साथ जो है ना वो, लेकिन अयूब खान ने बहरहाल इस बात को भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना वो थोड़ा हमें वक्त चाहिए, अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अटैक कर सकें। ठीक है, बेसिकली वो भुट्टो कहता था कि लातों के बोझ जो है ना वो बातों से नहीं मानते, हमें कश्मीर हर सूरत आज़ाद करवाना है। तो कश्मीर के मामले पे जो है ना भुट्टो बड़ा जोर देता था कि हमने वॉर लड़नी है। और ये जो ऑपरेशन 1965 का एक ऑपरेशन किया गया था, मुझे उसका नाम नहीं, ऑपरेशन जिब्राल्टर, आई गेस ऑपरेशन जिब्राल्टर था, नहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर नहीं था। अब मुझे ऑपरेशन बताएं यार, मुझे अब जेन से निकल गया। अब आपने मुझे कमेंट में बताना कि ऑपरेशन कौन सा था। तो बहरहाल वो जो ऑपरेशन किया गया ना, उसके नतीजे में यह हुआ कि पाकिस्तान ने जब अपने फौजी कश्मीर में भेजे, उतारे मुजाहिदीन कह के, ठीक है, तो मतलब वो एक फेल ऑपरेशन था। उसके पीछे मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि उसके पीछे जो माइंड सेट था ना वो भी भुट्टो का था। भुट्टो ने बहुत जोर लगाया था जनरल अयूब का, क्योंकि यार उस वक्त का ये डिफेंस मिनिस्टर था ना, डिफेंस मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर था। ठीक है, भुट्टो उस वक्त का फॉरेन मिनिस्टर था, और फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते इसने बहुत जोर दिया होता कि हमने लाजमी जो है ना वो कश्मीर को अपने वो आज़ाद करवाना है। तो बहरहाल कश्मीर क्या आज़ाद होता, हमारे से जो हमारा बांग्लादेश था वो भी निकल गया। तो यार मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो अलीट कल्चर है ना, अलीट पॉलिटिक्स है, ये जो चीज़ डिसाइड कर लेते हैं उसका खमियाजा आने वाली कई नस्लों को भुगतना पड़ता है। और आप ये चीज़ याद रखें, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप जब पढ़ के एक अच्छे मुकाम पर आएँ तो कभी ये मत भूलें कि आप किस जगह से हैं। अपनी जो वैल्यू है ना, अपनी जो औकात जिसको हम बोलते हैं ना उर्दू में औकात, अपनी वैल्यू, वो आप कभी ना भूलें। आपको पता होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए इस जगह पे आए हैं, क्योंकि एक आपका छोटा सा फैसला अगले आने वाली नस्लों के साथ बेड़ा गर्क कर सकता है। उनको सारी ज़िंदगी इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम जो आज ज़िया का भुगत रहे हैं, हम आज जो भुट्टो का भुगत रहे हैं, हम आज जो जनाब मार्शल आर्ट्स जो मुशर्रफ ने की हरकतें हैं उनका भुगत रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये डिसाइड किया गया हम बायलैटरल टॉक के थ्रू जो है ना वो चीज़ों को सेटल करेंगे, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हो पाया। और रिस्टोरेशन, जो टेरिटरीज जो जीती थी, जो हारी थी, दोनों ने इक्वल कर ली। जो पाकिस्तान ने हारी थी इलाके, वो पाकिस्तान को वापस दे दिए गए, और जिन जगहों पे पाकिस्तान ने कब्जा किया था वो इंडिया को वापस दे दिए गए। और उसके बाद ये हुआ कि जनाब बैन लगा दिया गया यूनिलेटरल अल्ट्रेशन ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। याद रखें, जो जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करती है ना, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, सॉरी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान का कश्मीर है, उनको जो चीज़ सेपरेट करी उसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ये कहा गया कि कोई भी जो चीज़ इस लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि पाकिस्तान यहाँ से अपनी मर्जी के तहत यहाँ से इधर नहीं आएगा, और ना ही इंडिया अपनी मर्जी के तहत यहाँ से पाकिस्तान के कश्मीर में आएगा। ठीक है, ये चीज़ डिसाइड की गई, इसे बोलते हैं यूनिलैटरल अल्ट्रेशन के ऊपर जो है ना वो बैन लगा दिया गया। और ये और ये डिसाइड किया गया जनाब कि अब के बाद जो है ना वो पीस को मेंटेन किया जाएगा, जो कि कभी भी नहीं हो। ये मैं आपको एक बात, यार हम मेरे से बार बार पूछते हैं CSS क्या था, आपको बार बार बताता हूँ यार, CSS इज़ वेरी सिंपल। जो आपने लिखना है वो आपने करना नहीं है, और जो आपने करना है वो आपने लिखना नहीं है, ये CSS है भाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने पीस को मेंटेन करना है, आपने यूनिलेटरल टॉक्स, बायलैटरल टॉक्स करनी है, यूनिलेटरल अल्ट्रेशन नहीं करनी है, जबकि ऐसा हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। इंडिया हमेशा से करता रहा है, पाकिस्तान ने भी हमेशा से किया है। अब आप बोलते हो कि भाई आपने स्टेट के खिलाफ नहीं लिखना, तो भाई स्टेट के खिलाफ नहीं लिखना तो स्टेट के हक में है ही क्या लिखने वाला, पहले आप मुझे ये बता दो। मैं तो क्वेश्चन उठा के मतलब फेंकता हूं यार कि अगर आप स्टेट के हक में नहीं लिखो, स्टेट के खिलाफ नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? मतलब ओके रिलैक्स, स्टेट के खिलाफ हम नहीं लिखते, हम बस ये बताएंगे कि इस ऑल्ट्रेशन जो हुई ना, ये जो एग्रीमेंट किया गया इस पे अमल नहीं किया गया। जब आपने क्रिटिकल एनालिसिस लिखना ना, तब आपने ये लाजमी बताना। और मैं आपको एक बात बताऊं, 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आया था ना, एक क्वेश्चन आया था, अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर उठाएं तो क्वेश्चन आया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उनका इंटरवेंशन होता है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर, उसके बारे में बताया। तो मैंने बड़ी डिटेल में वाज़ेह करके बताया था। मैंने 5 से 10 जो है ना वो आयशा जलाल होगी, आइन टालबोट हो गया, और मतलब इस तरह के अब्दुल सत्तार हो गया, और हामिद खान हो गया, इस तरह के मैंने बहुत सारे जो है ना राइटर्स को, इंटरनेशनल राइटर्स को, के अजीज़ को, मतलब लोकल राइटर्स को भी मेंशन करके मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान की अनडेमोक्रेटिक और जो मिलिट्री फोर्सेस है ना वो इंटरवीन क्यों करती हैं। इसका एक पूरा माइंड सेट है जो कि हमारे यहाँ नज़र आता है, और सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान हमें नज़र आ रहा है। तो मैं ये लिख के आया था। आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने स्टेट के खिलाफ नहीं लिखना है? बेसिकली ये वर्ड स्टेट के खिलाफ नहीं है, आप तो ठीक लिख रहे हो ना। जो बात आपने देखें, आपने लिखने का तरीका ये होता है कि आपने खुद से बात नहीं करनी है, आपने कहना है कि फलां राइटर ये कहता है, आयशा जलाल ये कहती हैं, आइन टालबोट अपनी किताब में ये कहता है, के अजीज अपनी किताब में ये कहते हैं, इश्तियाक अहमद अपनी किताब में ये कहते हैं। आपने ये नहीं बताना कि मैं क्या कहता हूँ, उसे नहीं फ़र्क पड़ता भाई कि तलहा चौधरी क्या कहता है, कि जनाब कि आप क्या कह रहे हैं, नहीं उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता। उसे ये आपने बताना है कि फ़लाँ लेटर्स ने भाई यही बात की है, इसलिए हमें जो है ना वो आज पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी प्रिवेल होती नहीं नज़र आती। सही है,
इस तरह से मैं उसको चीज़ को जस्टिफाई करके आता, तो मुझे पूरा यकीन है कि उस क्वेश्चन में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, लाजमी आए होंगे। अच्छा, दूसरे में उसने चीज़ पूछी थी कि जनाब हाउ वाज इट हेल्पफुल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्यूरेबल पीस इन द रीजन। अगर ये चीज़ एग्रीमेंट जो हो गया था उसका फिर नतीजा जो है वो किस तरह से जो है ना वो नज़र आया, हमें पीस जो है ना वो रीजन के अंदर उसका एज ए कॉन्सिक्वेंट हमें किस तरह से नज़र आया, किस तरह से उसने पीस को जो है ना वो इस्टेब्लिश किया दोनों साइडों पर। तो सबसे पहले हमने लिखा जनाब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्यूरेबल पीस थ्रू सिमला एग्रीमेंट। तो हमने देखा जनाब जो ट्रेड और कॉपरेशन थी ना वो रिज्यूम हो गया। पाकिस्तान जो लाहौर का वाघा बॉर्डर है वो खोल दिया गया, कसूर वाला बॉर्डर है वहाँ से भी ट्रेड होना स्टार्ट होगी। उसके बाद बोथ कंट्रीज़ डिसाइडेड टू स्टॉप मेकिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट ईच अदर। यही बात पेपर के अंदर है, हकीकत में ऐसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि फोर्सेस विल बी विड्रॉल कर देगी विद इन 30 डेज फ्रॉम ईच अदर्स टेरिटरी। जहाँ जहाँ पे फोर्सेस तैनात थी इंडिया की, पाकिस्तान की अगर इंडिया में थी तो वो इंडिया से वापस बुला लेंगे। अगर इंडिया की फोर्सेस पाकिस्तान वाले इलाके में थी तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस को 30 दिनों के अंदर अल्टीमेटली वापस बुला लिया। अब आपने क्रिटिकल एनालिसिस में जो आज मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपने क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर यहाँ पे लाजमी लिखनी है कि जो चीज़ें पेपर के अंदर होती हैं, ऑन पेपर्स होती हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ में वो चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और ये आप लिख के हैं और आपने मैंने को बता दी कि आपने किस तरह से लिखना है। आपने डिफरेंट राइटर्स ऑथर्स का नाम लेके लिखना है, आपने खुद से नहीं बतानी बातें। ठीक है, और जो हमारे 93,000 सोल्जर्स थे ना वो वापस आ गए। इसमें यार मेरा एक दोस्त है, उसके फादर भी जो थे ना वो उसी प्रिजन में थे, तो वो भी प्रिजन ऑफ वार में थे। बहरहाल आज इस बात को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।